Assalamualaikum. मेरा नाम डॉक्टर अक्सा नसीर है एंड आई एम वर्किंग एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट एट होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक F8 ब्रांच में। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के मुतालिक। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या गर्ड या इसको जर्ड भी कहा जाता है, क्या है? एक्चुअली ये हमारे खुराक की नाली, फूड पाइप जो होता है, इसकी डिजीज़ है। इसमें पेशेंट को एसिडिटी होती है, थोड़ा खाना ऊपर आता है, रिफ्लक्स की रिगर्जिटेशन होती है, फूड रिगर्जिटेशन और एसिड रिगर्जिटेशन वगैरह। तो इसकी वजह से हार्ट बर्न हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में डिस्फेजिया भी होता है। कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो जाएँ तो उसमें स्ट्रक्चर बन सकता है, मतलब कि खुराक की नाली तंग हो सकती है। बहुत रेयरली इन पेशेंट्स में कैंसर डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं, जैसे बेरर्स एसोफेगस एंड दैट कैन इन द एंड कन्वर्ट इनटू कैंसर। सो दिस इज़ ए सीरियस डिजीज़। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स का गला ख़राब हो सकता है, खांसी वगैरह हो सकती है इस डिज़ीज़ की वजह से। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि ये डिज़ीज़ होती क्यों है, एक्चुअली इसकी वजह क्या है। इसको पे अगर मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर सकूं, तो ये जैसे हमारी खुराक की नाली है और ये स्टमक है, तो इन दोनों की जंक्शन पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। नॉर्मल हालात में ये क्लोज रहता है और ये सिर्फ तब खुलता है, ओपन होता है कि जब हम खाना खाते हैं या फिर कभी वॉमिटिंग होती है तो उस वक्त ये ओपन होता है, अदरवाइज नॉर्मली ये क्लोज रहता है। अब कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ये स्फिंक्टर जो है वो लूज़ हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मली भी सारा दिन उनका स्फिंक्टर थोड़ा सा खुला रहता है। उसमें से स्टमक के कंटेंट्स, हमारी फूड या एसिड वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर एसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो एसिड आता है हमारी खुराक वाली नाली में, तो ये इस नाली को मुतासिर करता है, इसकी सोजिश कर सकता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि इन द एंड कुछ पेशेंट्स में इवन कैंसर वगैरह भी कॉज कर सकती है। और समटाइम्स स्टमक और इसके कंटेंट्स ऊपर आते हैं, तो इस डिज़ीज़ को हम हाइटल हर्निया भी कहते हैं जब ये ज़्यादा खुला हुआ होता है। तो मेन तो ये रीज़न है। अब ये होता क्यों है? अब इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है कि जो ओबीज़ हों। ओबेसिटी इज़ ए मेजर रिस्क फैक्टर, स्पेशली अगर पेट बढ़ा हुआ है, पेट पे चर्बी है, तो वो पेट पे स्टमक पे प्रेशर डालता है और खाना ऊपर आता है या एसिडिक कंटेंट्स ऊपर आते हैं। तो ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है कि जो जिनका वज़न ज़्यादा है। इसके अलावा उन पेशेंट्स में जो कि स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं और कुछ और नशा जैसे शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या हमारी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि हमारे इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को थोड़ा लूज़ करती हैं, जैसे कि फ्राइड फूड्स, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, इसी तरह से चॉकलेट्स का इस्तेमाल, इन चीज़ों से भी ये थोड़ा लूज़ होता है और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और फूड्स में, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स हैं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनसे भी ये अलामात एग्रीवेट हो सकती हैं। अब इस बीमारी को हमने तशख़ीस कैसे करना है? तो बीमारी की तशख़ीस के लिए एक मेन जो टेस्ट होता है वो एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है। एंडोस्कोपी बिल्कुल सेफ़ टेस्ट है, विदिन 5 मिनट्स में हो जाता है। इसमें हम कैमरा डाल के देखते हैं, स्टमक और एसोफेगस का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि क्या हाइटल हर्निया तो नहीं है, या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो लूज़ तो नहीं है, या इसी तरह से स्टमक में कोई और इन्फेक्शन, अल्सर वगैरह, एसिड ज़्यादा तो नहीं है। तो उसके लिए बायोप्सीज़ भी ली जा सकती हैं, ये इसका फ़ायदा है। सो दिस इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, कोई इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं, बट ये बीमारी की तशख़ीस के लिए ज़रूरी है, मेन रोल एंडोस्कोपी का ही है। इसके अलावा जो हम और टेस्ट कर सकते हैं वो उनमें पीएच मॉनिटरिंग है, मैनोमेट्री हो सकती है और कुछ बेरियम स्टडीज़ वगैरह की जा सकती हैं। तो ये तो हो गई इस बीमारी की तशख़ीस की बात। अब अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी है तो फिर इसको ट्रीटमेंट क्या करना है? ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जो पेशेंट सिगरेट्स पीते हैं वो छोड़ दें, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, शराब का इस्तेमाल ना करें, अपनी डाइट मॉडिफ़ाई करें, चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएँ, उनका कम इस्तेमाल करें। इसी तरह से चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, इन चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये कि रात के खाने में और लेटने में गैप होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 घंटे का। रात के खाना खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें, पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाना खाएं। लेटते हैं तो सर को थोड़ा ऊंचा रखें,
ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं कि जो हम पेशेंट्स को बताते हैं। इसके अलावा वही हैं कि जैसे सिगरेट पीते हैं तो वो छोड़ दें, कोई नशा करते हैं तो वो छोड़ दें और वेट कम करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ओबीज़ हैं, वेट ज़्यादा है, तो आप एक्सरसाइज़ करें, स्पेशली एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज़, और वज़न कम करें। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं कि जो कि ये स्फिंक्टर अगर लूज़ होता है तो इसको टाइट करती हैं। तो वो पेशेंट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे मेडिसिन ले सकते हैं और उनसे काफ़ी अफाका होता है। बहुत सीरियस पेशेंट्स जो होते हैं जिनमें मेडिसिन से इलाज नहीं होता है, वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनमें फिर कुछ ऑपरेशन भी किए जाते हैं, जैसे कि फंडोप्लाइकेशन वगैरह। फंडोप्लाइकेशन सर्जरी के थ्रू भी होती है और एंडोस्कोपी के लिए भी होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत हैं, आपको लगता है कि आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ की अलामत हैं, आपको मैदे में जलन रहती है, कोई हार्ट बर्न होता है, खाना ऊपर आता है, या इवन खांसी, गला ख़राब बार-बार होना, तो आपको चाहिए कि आप अपना चेकअप ज़रूर करवाएँ। आप मुझसे मेड आईक्यू पे वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा है कि आपको पर्सनली विज़िट नहीं करना पड़ता। सो यू कैन टेक वीडियो कंसल्टेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईज़िली अवेलेबल है। और अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस्लामा स्पेशलिस्ट क्लिनिक F8 ब्रांच में दिखा सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे होली फैमिली में भी कंसल्ट कर सकते हैं।